Hello, my dear friends. Welcome to Adda 24/7. Myself Ritika, and I welcome you yet again to another lecture of reports and indices. तो जो reports and indices आपकी RBI Grade B एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं वो कवर कर रही हूँ इस वीडियो सीरीज में. आज मेरा 8th लेक्चर है अंडर दैट सीरीज और ये सारी रिपोर्ट्स नाबार्ड के लिए भी रेलिवेंट हैं. ठीक है, तो आपके लेक्चर में आज मैं क्या लेकर आई हूँ मैं आपको बता देती हूँ. दो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट्स हैं जो आपके बहुत काम आने वाली है. मैं उस हिसाब से कवर करती हूँ उन रिपोर्ट्स को सो दैट दे आर रेलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन. एग्जैक्टली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिन डायमेंशंस पे पूछे जाते हैं, मैं वही कवर करती हूँ. एंड along with the lecture you also get a free PDF from my telegram channel. ठीक है, उसको ज्वाइन करने के लिए नीचे लिंक दिया हुआ है कमेंट्स में, आप प्लीज़ वहाँ जाइएगा. ठीक है, तो आगे बढ़े उससे पहले मैं बता देती हूँ कि दिस इज़ द सीरीज़. आप प्लेलिस्ट फाइंड कर सकते हैं या आप अगर टाइप करेंगे यूट्यूब पे सर्च करेंगे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी, आपको ये लेक्चर्स मिल जाएंगे. प्लीज़ इनको देखो. माय सिंसियर रिक्वेस्ट टू यू. बहुत अच्छी बहुत सारी रिपोर्ट्स कवर कर रही हूँ मैं यहाँ पे. ठीक है, तो आज के लेक्चर में आगे बढ़े उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक नहीं किया है. बहुत सारी वीडियोज़ जैसे कि रिपोर्ट्स की हैं, करंट अफेयर्स की वीडियोज़ हैं जो मैं लेके आती हूँ और हमारे बाकी फैकल्टी मेम्बर्स भी लेके आते हैं एग्ज़ाम के लिए. ऑल्सो आपके पास हमारी मोबाइल ऐप होनी चाहिए ताकि आप बहुत सारा फ्री कंटेंट यूज़ कर सकें. बी, इफ़ यू वांट टू एनरोल योरसेल्फ इन अ लाइव बैच और इन अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स तो मोबाइल ऐप से ही लेना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है. और अगर ये कूपन कोड यूज़ कर लोगे Y754 तो आपको मोर देन 75% डिस्काउंट मिलेगा. ठीक है, तो करें फिर शुरू करें आज का लेक्चर. तो आज मेरी सबसे पहली जो रिपोर्ट है आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्च्ड इन द मंथ ऑफ मे, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस 2023. अच्छे से खोल के पूरा रिपोर्ट को समझेंगे. ठीक है, तो the global report on food crisis for 2023 reveals that the number of people suffering from acute food insecurity has increased. तो over 258 million people across countries and territories में acute hunger को फेस कर रहे हैं. तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम कहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं, है ना, जिसमें से हम पहली बात क्या कर रहे हैं, पावर्टी रिमूवल की. SDG 2 कहता है हंगर रिमूव करो, और इतने लोग हमारे ग्लोब में आर सफरिंग फ्रॉम एक्यूट हंगर. तो ये इस रिपोर्ट की थीम है. ठीक है, ये रिपोर्ट से ही उठाया गया ये पूरा जो आपको कवर दिख रहा है. इंपॉर्टेंट है कि रिपोर्ट रिलीज किसने की है. द रिपोर्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय फूड सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन नेटवर्क, दैट इज FSIN, बट इट वॉज रिलीज बाय ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस. तो क्या होता है ना, आप कंफ्यूज हो जाते हो कि जिसने रिपोर्ट बनाई है उसी ने रिलीज की होगी. यहाँ पे प्रोडक्शन रिपोर्ट की किसी और ने की है रिलीज, लेकिन GNFC ने किया. तो GNFC के बिहाफ पे इन्होंने प्रोड्यूस की है रिपोर्ट. ठीक है, काफी रेलेवेंट रिपोर्ट है. जुलाई में पेपर है RBI का, मे की रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. और देखते जाओ जो मैं पढ़ाने वाली हूँ रिपोर्ट में से उठा के आपको थोड़ा सा FSIN और GNFC के बारे में जान लेते हैं. तो FSIN एक ग्लोबल इनिशिएटिव है जो कि FAO स्पॉन्सर कर रहा है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम स्पॉन्सर कर रहा है और IFPRI कर रहा है. ये तीनों बहुत ही रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशंस हैं. इन्होंने स्पॉन्सर किया है जो FSIN है उसको, ताकि वो ये रिपोर्ट निकाल पाए. एम क्या है इस FSIN का, टू स्ट्रेंथन फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, ताकि एक्यूरेट डेटा मिल सके. देखो डेटा हमें एक्यूरेट चाहिए क्यों, ताकि एक्चुअली इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. अगर हमें पता ही नहीं है कितने लोगों को हंगर फेस करना पड़ रहा है, हम क्या सोल्यूशन देंगे उसका. ठीक है, GNAFC क्या है ऑन दी अदर हैंड, जो हमने यहाँ पे देखा कि GNAFC ग्लोबल नेटवर्क अगेंस्ट फूड क्राइसिस जो है वो क्या है, इट इज एन अलायंस ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल एक्टर्स जो कि यूरोपियन यूनियन, FAO और अगेन WFP ने बनाए हैं. तो इसमें यूरोपियन यूनियन का एक इंपॉर्टेंट रूल है. एम क्या है अगेन कि फूड क्राइसिस को हम रिस्पॉन्ड कर पाए और SDG 2 को सपोर्ट करना. तो SDG 1 इज नो पॉवर्टी, SDG 2 इज रिमूव हंगर. तो उसके लिए हम काम कर रहे हैं. ठीक है, सिर्फ इतना था, इतना ही जानना है, हमें बहुत अंदर जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन इससे ज्यादा नहीं आएगा. अच्छा, इसके बाद अब जान लेते हैं इस रिपोर्ट के बारे में. ठीक है, कि क्या रिपोर्ट कर रही है और इसकी फाइंडिंग्स क्या हैं. तो ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस एक एनुअल रिपोर्ट है जो कि क्या देती है, कंसेंसस बेस्ड असेसमेंट ऑफ अक्यूट फूड इनसिक्योरिटी. तो कंसेंसस बेस्ड है, मतलब सब इस पर रिलाई कर रहे हैं कि हाँ हम अग्री कर रहे हैं जो आपने डेटा निकाला है. ये एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट है फूड इनसिक्योरिटी का, ग्लोबल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, कंट्री लेवल्स पे. तो ग्लोबल मतलब पूरे ग्लोब का, रीजन होता है कॉन्टिनेंट वाइज, ये जैसे यूरोपियन यूनियन एक रीजन मान सकते हैं. ठीक है, और कंट्री लेवल तो आपको पता ही है. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंडिपेंडेंट
और कंसेंसस बेस्ड एविडेंस प्रोवाइड करना, ताकि हम क्या कर सकें, डेवलपमेंट कर सकें, क्योंकि फूड मिलना ह्यूमन डेवलपमेंट का सबसे बड़ा एक चीज है ना, ऑब्जेक्टिव है। तो ये रिपोर्ट अच्छी इंपॉर्टेंट काम कर रही है। अब देख लेते हैं फाइंडिंग्स क्या कह रही है रिपोर्ट की, ठीक है, जिस पे क्वेश्चन आता है। तो रिपोर्ट क्या है, उसकी थीम क्या है, किसने बनाई है, किसने रिलीज की है, क्या कह रही है रिपोर्ट, फाइंडिंग्स जाननी बहुत जरूरी है। द रिपोर्ट सेज दैट पैंडेमिक, COVID pandemic has exposed the fragility and inequalities of food systems, especially for the poor and marginalized groups. तो कि कितना फ्रेजाइल मतलब कि जरा सा मतलब पैंडेमिक आया एक साल के लिए और उससे हमें पता चल गया कि कितनी बड़ी इनइक्वालिटी है हमारे वर्ल्ड में। मार्जिनलाइज क्या होते हैं कि ये सोसाइटी है आपकी, ठीक है, यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, कोर में बैठे होते हैं जी बहुत बड़े अच्छे लोग, अमीर लोग, और मार्जिन्स पे जो बिल्कुल बैठे हुए हैं यहाँ पे, कि जो सोसाइटी का मेन पार्ट नहीं माने जाते ड्यू टू देयर पॉवर्टी ऑफ कोर्स, तो वो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं, उनकी फ्रेजिलिटी एक्सपोज की गई है। रिपोर्ट कहती है कि पैंडेमिक के आने के बाद हमें क्या पता चला, इट हैज इंक्रीज्ड हंगर, मैल न्यूट्रिशन, फूड सप्लाई चेन्स को डिसरप्ट कर दिया है और इनकम्स जो है वो रिड्यूस हो गई हैं। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिड्यूस होने की वजह से ही इनकम रिड्यूस हुई है। नंबर ऑफ पीपल एक्सपीरियंसिंग एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी इंक्रीज्ड टू द 4th कंसेक्यूटिव ईयर। देखो 2022 में आ चुके हैं, हम कह रहे हैं 4 इयर्स में कंसेक्यूटिवली फूड इनसिक्योरिटी बढ़ती जा रही है और पैंडेमिक ने तो और ज्यादा इसको पुश कर दिया है। की ड्राइवर्स क्या हैं इस सब के? इकोनॉमिक शॉक्स, जिसमें इंक्लूडेड है कोविड-19 पैंडेमिक और रशिया यूक्रेन वॉर, कॉन्फ्लिक्ट इनसिक्योरिटी, वेदर एंड क्लाइमेट एक्सट्रीमिटीज। तो ये मेजर इन्होंने रीजंस दिए, आपको पता होने चाहिए कि ऑफ कोर्स आपको पता ही है वर्ल्ड में क्या चल रहा है, पैंडेमिक आया तो उससे शॉक्स मिले, जिससे सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई, कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, रशिया यूक्रेन वॉर जैसे कि एग्जांपल है, और वेदर, ये तो कॉन्स्टेंटली हमारे साथ चल रहा है कि क्लाइमेट की वजह से जो इश्यूज आ रहे हैं। तो ये की ड्राइवर्स हैं हमारी जो इनसिक्योरिटी है फूड की, यहाँ खत्म नहीं होती, याद करने वाली चीजें अब आ रही हैं। तो रिपोर्ट का कहना है कि नंबर ऑफ पीपल एक्सपीरियंसिंग एक्यूट हंगर हैज इंक्रीज्ड टू 258 मिलियन, जो कि प्रीवियस ईयर में 193 मिलियन थे। तो 34% का जंप, ये आ सकता है कि कितने परसेंट का जंप लिया है एक्यूट हंगर ने, तो कितना था, 34% का। इथोपिया, साउथ मेडागास्कर, साउथ सूडान एंड यमन मोस्ट सीवियर फेज में गुजर रहे हैं फूड शॉर्टेज के, क्योंकि इथोपिया में जो आपकी अफ्रीकन नेशन है, मेडागास्कर, सूडान, यमन, ये आपको याद रखनी पड़ेंगी कि सबसे ज्यादा इनको प्रॉब्लम हो रही है। फिर रिपोर्ट का कहना है कि बाय द ईयर 2050 द नंबर ऑफ अंडर नरिश्ड पीपल कुड इंक्रीज बाय 72 मिलियन ड्यू टू व्हाट, क्लाइमेट चेंज। कि क्लाइमेट चेंज की वजह से देखो एग्रीकल्चर खराब होता है, बहुत सारा एग्रीकल्चर हमारी नेशन में और हमारी जैसी बहुत डेवलपिंग और डेवलपिंग नेशंस एंड इवन लीस्ट डेवलपिंग नेशंस, वहां पे क्या है कि एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वेदर पे। तो वेदर क्लाइमेट खराब होने से एक तो डायरेक्टली एग्रीकल्चर पे इंपैक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉपर खाना नहीं मिल पाएगा लोगों को। तो 2050 तक कितने मिलियन पीपल जो हैं वो आ जाएंगे, अंडर नरिश हो जाएंगे। ये पता होना चाहिए किस रीजन से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। रिपोर्ट आइडेंटिफाई करती है 3 की ड्राइवर्स, वही जो मैंने बताया है वो अगेन यहाँ पे रिपीट किया है कि कौन से 3 ड्राइवर्स हैं, जो पीछे बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो ये हो गई आपकी रिपोर्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स। अब रेलेवेंस क्या है, ये कहाँ काम आएगा, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। अगर आपके पास कोई आंसर लिखने को आ जाता है, ठीक है, जहां पे आपको ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करनी है या कुछ फूड शॉर्टेज की या पैंडेमिक इंपैक्ट्स की बात करनी है, तो अब इसको कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो कि ग्लोबल फूड पॉलिसी रिपोर्ट एक रेलेवेंट सोर्स प्रोवाइड करती है हमें फॉर व्हाट, ताकि हमें यह पता चल सके कि डायलॉग के पहले स्टेटस क्या है एंड देन डायलॉग हो सके, डिबेट हो सके, ताकि हम अपने फूड सिस्टम्स को ट्रांसफॉर्म कर सकें फॉर व्हाट, सस्टेनेबल फ्यूचर। सस्टेनेबल, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, है ना, तो वो कीवर्ड होना चाहिए आपका। इक्विटेबल फ्यूचर, इक्विटेबल मतलब सबकी भागीदारी हो, हमें ये नहीं चाहिए कि कुछ ही लोग ग्रो करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये रेलेवेंस ऑफ द रिपोर्ट है, इस पे एज सच क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन जो पीछे चीजें दिखाई हैं मैंने आपको, उन पे आएगा डेफिनेटली। जस्ट गिव मी अ सेकंड, इसको मैं ठीक से ओपन कर लेती हूँ अपनी पावर पॉइंट को। राइट, थैंक यू सो मच फॉर द पेशेंस। तो इस पे एज सच क्वेश्चन इस स्लाइड पे नहीं आएगा, पर ये जो पिछली स्लाइड्स हैं इन सब पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। मैं तभी बोल रहा हूँ पीडीएफ ले लेना और अच्छे से इसको पढ़ लेना। ऑल्सो इफ आई डिड नॉट टेल यू, मैं जब आपके जैसे जब मेरे 6 लेक्चर्स कंप्लीट हुए थे तो 12 रिपोर्ट्स का मैंने एक सुपर रिवीजन कराया था, सारी रिपोर्ट्स के एमसीक्यूज उठा के आपसे टेस्ट लिया था काइंड ऑफ, तो वो भी आप देख लेना। जैसे अब ये हम अब 7th सेट ऑफ रिपोर्ट्स कर रहे हैं, तो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगी इन रिपोर्ट्स की। अगर आप बोलोगे कमेंट करके, अगर आप बताओगे कि हाँ मैम यूजफुल है करो, तो मैं फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगी और मैं फिर ऐसे सेशंस लेती रहती हूँ, ताकि सिर्फ पढ़ो ना रिपोर्ट, उसको इंप्लीमेंट करना आना चाहिए आपको, ठीक है।
तो अब अगली रिपोर्ट हमारी क्या है, स्वच्छ भारत मिशन की ODF प्लस रैंकिंग्स पे, ये भी मे की रिलीज हुई है रिपोर्ट। तो पढ़ते हैं फिर, है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये दोनों रिपोर्ट्स ना फेज 1 में GA में भी आ सकती हैं और फेज 2 ESI के लिए तो रेलेवेंट है ही अनडाउटेडली। एंड ऑफ कोर्स मैं बता रही हूं आपको, इन चीजों को अगर आप याद कर लेते हो भूलोगे नहीं, क्योंकि फेज 1 के लिए रट्टा मारा है, कहीं ना कहीं फेज 2 में देखना आप आंसर राइटिंग करते हुए चिपका के आओगे, ठीक है। चलो, तो रिपोर्ट की फाइंडिंग क्या है, वायनाड डिस्ट्रिक्ट, कहाँ है वायनाड, केरला में। तो एक मूवी बड़ी केरला की आजकल हिट हो रही है ना, तो वायनाड डिस्ट्रिक्ट ने फर्स्ट पोजीशन ली है ODF प्लस रैंकिंग्स में 3 स्टार कैटेगरी में। वायनाड को फॉलो कर रही है मंचेरियाल डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में एंड अनूपपुर इन मध्य प्रदेश। तो टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स ये हैं ODF रैंकिंग्स में, ठीक है, ODF प्लस रैंकिंग्स में। वायनाड ने 100 पॉइंट्स लिए हैं ODF रैंकिंग में, जबकि मंचेरियाल के 90.45 है जब, और अनूपपुर का 88.79 है। आई एम सॉरी अगर मैं इसको गलत प्रोनाउंस कर रही हूं, पर मुझे यही पढ़ने को आ रहा है, ठीक है। तो ODF प्लस स्कोर्स फॉर पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो इवैल्यूएट किए गए हैं। प्रोग्रेस रिपोर्ट जो विलेजेस ने ही सबमिट की थी, तो अक्टूबर 2022 से पहले रिपोर्ट कहा गया था विलेजेस को सबमिट करने का, उसके बेसिस पर ये रैंकिंग निकाली गई है। तो कौन टॉप पे आपको पता होना चाहिए, इवन टॉप 3 पता होना चाहिए, ठीक है। ये रिपोर्ट की फाइंडिंग है। कुछ और चीजें भी हैं इस रिपोर्ट में। टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द ODF प्लस विलेजेस आर तेलंगाना 100%, कर्नाटका 99.5%, तमिलनाडु 97.8% और यूपी 95.2%। तो जो टॉप 3 आपकी स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स एक दूसरे से ही कंपटीशन में लगी हुई है कि मैं आगे। तो तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु ये टॉप 3 हैं, जिसमें से तेलंगाना 100% है और 100 स्कोर वो उसका है जो हमने वायनाड देखा केरला का, ठीक है। देखो केरला की डिस्ट्रिक्ट आई है टॉप में, लेकिन इन तीनों में केरला का नाम नहीं है, प्लीज ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये वो पॉइंटर्स हैं हम मिस कर देते हैं और फिर ना भूल जाते हैं पेपर में जाके। अच्छा, अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करेंगे तो गोवा और सिक्किम टॉप पे आ रही है। सिक्किम सिर्फ 69.2% है, पर फिर भी वो सेकंड पोजीशन पे है। और यूटीज की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव और लक्षद्वीप, ये सारे के सारे ODF प्लस मॉडल विलेजेस पे चल रहे हैं। 100% है इन सबकी रैंकिंग, ठीक है। तो इन्होंने सबने रिमार्केबल प्रोग्रेस दिखाई है, हेंस इट इज बीन मेंशन्ड इन द रिपोर्ट। तो प्लीज आप ये देखिए कि ये सबसे पहले वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, मंचेरियाल फॉलोड बाय अनूपपुर। तीनों डिस्ट्रिक्ट पता होने चाहिए, तीनों की स्टेट पता होनी चाहिए, स्कोर भी पता होना चाहिए आपको क्या है, फॉलोड बाय टॉप बड़ी स्टेट्स में कौन सी है, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, TKT ऐसे करके याद रख लो। और गोवा, सिक्किम, ये आप कैसे याद रखोगे, गोवा जो है टॉप परफॉर्मर है ये ODF, वहां पे तो बीच पे लोग इतना जाते हैं घूमने, तो वहां पे डेफिकेशन नहीं करना पसंद करेंगे। और सिक्किम ऑर्गेनिक स्टेट है, ऐसे करके याद कर सकते हो, है ना। और ये यूटीज में तो 4 यूटीज हैं जो आपको याद करनी है। अच्छा, इसके अलावा कुछ चीजें हमें पढ़नी है अबाउट द रिपोर्ट, ठीक है। रिपोर्ट रिलीज किसने की है, हमने बताया कि विलेजेस ने सबमिट किया अपनी रिपोर्ट, पर किसको, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण। तो रिपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड बाय द फेज 1 ऑफ SBM ग्रामीण। फेज 1 वाज लॉन्च्ड इन 2014 टू एलिमिनेट द ओपन डेफिकेशन इन रूरल एरियाज बाय 2019, ठीक है। ओपन डेफिकेशन आप समझते हैं कि डेफिकेट नहीं करना है ओपन एरियाज में। और फेज 2 जो था वो इंप्लीमेंट किया गया 2020 से लेकर 24-25 तक। और ये क्या कहता है कि ODF स्टेटस को सस्टेनेबली मेंटेन करके रखो, कि पहले स्टेटस माना आपने कि आप नहीं करते ओपनली डेफिकेट कोई भी, उसके बाद वो स्टेटस मेंटेन रहेगा। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 1 के अंडर रिलीज की गई, आपको पता होना चाहिए। और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। 2 फेजेस में है। 2014 में मोदी जी आए थे ना, तो आते ही उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था, आपको याद होगा, वो सेलिब्रिटीज झाड़ू लेके सड़क पे खड़े होते थे। दूसरा, उन्होंने जनधन योजना भी लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना, और जैम ट्रिनिटी बड़ी चली थी। तो ये आपको याद रखना चाहिए, दोनों 2014 की लॉन्च है। तो इसको लॉन्च किया था कि 2019 तक हम विलेजेस को फ्री कर देंगे, फिर उसका फेज 2 इंप्लीमेंट कर दिया 21 से 25 तक। तो अभी फेज 2 चल रहा है इसका। स्वच्छ भारत मिशन जो ग्रामीण है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ठीक है। तो पहले इसका नाम ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन हुआ करता था, अब जल शक्ति है। तो यूनिवर्सल सैनिटेशन कवरेज हम करना चाहते हैं। ये एक नेशन वाइड कैंपेन की तरह इंप्लीमेंट किया गया था, ताकि ओपन डेफिकेशन रूरल एरियाज में से हम बिल्कुल क्लीन अप कर दें, हटा दें। ये SBM ग्रामीण है। एक्चुअली देयर इज SBM अर्बन ऑल्सो, वो आप पढ़िएगा प्लीज, ठीक है। SBM अर्बन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना और थोड़ा सा उसके बारे में कमेंट करना कि हाँ मैम मैंने SBM अर्बन के बारे में पढ़ लिया और ये पॉइंटर्स है। ये मैं आपको एक्सरसाइज क्यों दे रही हूँ, मैंने आपको रिपोर्ट पढ़ा दी, इंपॉर्टेंट फीचर्स पढ़ा दिए, पर
मैंने पेपर नहीं देना ना, आपने देना है, तो हम मिलके करेंगे। आपके लिए मैं सही गाइडेंस दूंगी। एसबीएम ग्रामीण पढ़ा दी, एसबीएम अर्बन पढ़ो और आके कमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करो बता के कि हाँ मैम मैंने एसबीएम अर्बन पढ़ लिया, और कुछ पॉइंटर्स बता दो उसके बारे में। ठीक है, मुझे पता है सिर्फ और सिर्फ सिंसियर स्टूडेंट से करने वाले हर एक बच्चा नहीं कर सकता। ये प्रोग्राम जो है, अब ये जो एसबीएम ग्रामीण है, ये फोकस करता है एलिमिनेट करना ओपन डेफिकेशन को, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को इंप्रूव करना और क्लीनलीनेस और हाइजीन प्रैक्टिसेस को इंप्रूव करना। तो एक फ्रेमवर्क है जिसमें लोकल गवर्नमेंट्स, पॉलिसी मेकर्स, इन सबको गाइड किया जाएगा कि एवरीवन शुड यूज अ टॉयलेट, एवरी विलेज हैज एक्सेस टू सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। तो वो टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन वाला काम बहुत बड़ा था यहाँ पे कि कहाँ जाएंगे लोग डेफिकेट करने अगर टॉयलेट्स ही नहीं होंगे, इसलिए टॉयलेट्स बनाने शुरू किए थे। ठीक है, तो ओडीएफ हो गया ओपन डेफिकेशन फ्री, कि आपकी विलेज में कोई भी ओपनली डेफिकेट नहीं करता। फिर इसके बाद आया ओपन डेफिकेशन प्लस स्टेटस, क्योंकि ये इसके साथ साथ में क्या बात कर रहा है, लिक्विड एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की। तो जिन स्टेट्स ने ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुकी हैं, उसके बाद में वो क्या कर रहे हैं, जिनके पास में मेंटेनेंस है हाइजीन की, मेंटेन करके रखा हुआ है। बेसिकली इसमें था कि वाटर है टॉयलेट्स में, फंक्शनल टॉयलेट्स है, वाटर है और हाइजीन मेंटेन हो रहा है। फिर ओडीएफ प्लस प्लस आया जहां पे स्लज और सेप्टेज मैनेजमेंट भी है, बेसिकली सॉलिड लिक्विड मैनेजमेंट भी आ गई ओडीएफ प्लस प्लस में। ये दो न्यू टर्म्स हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग सकती हैं पर मैंने यहां डाल दी हैं। तो ओडीएफ प्लस विलेज वो है जिसने इंप्लीमेंट कर लिया है सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट इन एडिशन टू मेंटेनिंग ओडीएफ डेजिग्नेशन। ओडीएफ प्लस मॉडल विलेज क्या है, These are those villages जिन्होंने ODF स्टेटस मेंटेन किया है और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए प्लान्स हैं उनके पास, और कोई लिटर नहीं होता, लिटल और नो लिटर, लिटल और नो लिटर, लिटर मतलब छोटे छोटे गंद मचाना होता है वो, और नो स्टैग्नेंट वेस्ट वाटर, कोई प्लास्टिक वेस्ट डंप नहीं करते। तो ये ODF प्लस विलेज है और ये मॉडल विलेज है कि ये तो अगर आप ये बन गए तो आप बेस्ट विलेज बन चुके हो, अब सारे आपको फॉलो करेंगे। ये था इसके बारे में। तो ये जो रिपोर्ट है ना, एक्चुअली इसमें इतनी ही फाइंडिंग्स आई हैं कि कौन टॉप पे है, किसने निकाला, और उसके थ्रू मैंने कोशिश की एसबीएम ग्रामीण कवर करने की। तो यही था मेरे आज के लेक्चर का। आई होप यू लाइक द वीडियो, क्योंकि ये यूजफुल तो आपके लिए डेफिनेटली है। अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे प्लीज़ लिख के बताइएगा ज़रूर, आई विल बी सो हैप्पी विद दैट, आपके कॉमेंट्स पढ़ के। एंड सेकेंडली एसबीएम अर्बन पढ़ के आओ और थोड़ा सा कमेंट करके बताओ कि हाँ मैंने पढ़ लिया और क्या पढ़ा, कौन से मिनिस्ट्री के अंडर है, क्या फीचर्स हैं उसके। ठीक है, थैंक यू सो मच। पीडीएफ के लिए डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन ESI 24/7। जो ESI 24/7 है आपका, वो टेलीग्राम चैनल है, पब्लिकली अगर सर्च करोगे टेलीग्राम पे जाके ESI 24/7 मेरा नाम डाल देना, मिल जाएगा, मेरी फोटो लगी हुई है, आप पहचान जाओगे मुझे। ज्वाइन कर लो, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं जिनकी एक क्लोज्ड कम्युनिटी बनी हुई है, डिस्कशन करते हैं, मैं बहुत सारा कंटेंट शेयर करती हूँ। ठीक है, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस टाइम गाइज। ऑल्सो बिफोर लीविंग आई वांट टू टेल यू, अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं तो नीचे कूपन कोड आ रहा है, उसके बिना नहीं लेना है क्योंकि डिस्काउंट मिल रहा है, हम क्यों छोड़े डिस्काउंट। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।